हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखो, आई नो अब बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास है और आपको बहुत डर लग रहा हो कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, अगर आपने सिलेबस पूरा कवर कर लिया तो बहुत अच्छे से एग्जाम जाएगा। नो डाउट आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। पर ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, तो भी एक स्ट्रैटेजी आपको मैं दूंगी कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे क्या करना है। उनके लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन बच्चों ने अगर किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं हो पाई है और अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 8-10 दिन बचे हुए हैं, और उन 8-10 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, केवल मैथ्स और केवल साइंस नहीं है। एसएसटी बहुत वास्ट होता है, वो भी आपको कवर करना है, हिंदी भी करना है, इंग्लिश भी करना है, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, ऑब्वियसली आप स्कूल जाते हो और आप में से कई लोग ट्यूशन भी पढ़ रहे होगे, तो कुछ तो पढ़ाई होगा ना। पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि प्रिपरेशन नहीं कर पाओ, तो उस केस में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रही हूँ जिससे आपको 40+ या 50+ आप मार्क्स जो है आपको आराम से मिलेंगे। देखो, 80 मार्क का पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, जो स्कूल में ऑलमोस्ट 15 to 19 के बीच आपको मिल ही जाते हैं। तो अगर आप 80 में 50+ या 40+ मार्क्स ले आ जाते हो, दैट इज गुड इनफ, है ना। उससे आपका अच्छा बन जाएगा, ठीक। तो देखो, अगर आपको डर लग रहा है और आपको लग रहा है कि साइंस में कुछ भी नहीं आता है, कैसे होगा, फेल हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगा, या कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है, डोंट वरी। मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी जिससे आपको उस तरीके से फॉलो करना है, उस तरीके से पैटर्न बताना है। और मैं इस वीडियो में अभी कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जो श्योरली पूछे जाते हैं। उनको नोट कर लो, उनको पढ़ लो, वो सारी चीजें फॉलो करो। आई गारंटी यू आपको 40+ या 50+ मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलो देखो, अब मैंने यहाँ पे कुछ सेगमेंट वाइज इसमें डिवाइड किया हुआ है आपके पूरे पेपर को, ठीक है। तो सबसे पहला सेगमेंट है पेपर पैटर्न। सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न समझना है कि पेपर पैटर्न कैसा आता है, ठीक। तो देखो, आपको पता है सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज होते हैं, सेक्शन बी में 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन डी में केस स्टडी, ठीक है, और सेक्शन ई लॉन्ग आंसर, ठीक। तो देखो, सबसे पहला जो ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू कैसे आपको कवर करने हैं ना। और एमसीक्यू 20 सबसे इजी स्कोरिंग यही है, ठीक। एमसीक्यू आप गेस कर ले जाओगे, ठीक है। और दूसरा फिर 2-3 मार्कर क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं ये भी मैं आगे बताऊंगी, डोंट वरी, आराम से देखते हैं। फिर केस स्टडी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है ना। फिर लॉन्ग आंसर्स, ठीक। तो देखो, एमसीक्यू के लिए स्ट्रेटेजी क्या है, कुछ कीवर्ड ट्रिक, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको कीवर्ड पकड़ के, या फिर हो सकता है डेफिनेशन वाइज उठाया हुआ, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीडेशन की लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑप्शंस दिए होंगे, तो वहां पे कीवर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन, वो एक तो वहां पे आसानी से आपका हो जाएगा। दूसरा, ऑप्शन एलिमिनेशन। आपको एमसीक्यू, चाहे अभी आपका साइंस का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, या आगे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, वहां एमसीक्यूज रहते हैं, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। सपोज 4 ऑप्शन है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बन रहा है कि जैसे मैंने कहा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एजेंट्स का वहां पे कोई काम नहीं है ना, तो वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वाला एलिमिनेशन कट हो गया। तो अब बचे दो दो ऑप्शन है ना। तो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत हेल्पफुल होता है एमसीक्यू में, हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करने का ट्राई करना, उसके बाद देखना जो एक या दो ऑप्शन बचे हैं उसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तीसरा, एक्सट्रीम वर्ड ट्रैप, ऑलवेज और नेवर। जैसे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको दिया होगा कि ऑलवेज ऐसा होता है या नेवर, तो उस वाले केस में ऑलवेज या नेवर ज्यादातर में ऐसा होता है कि वो आंसर्स गलत होते हैं, जहां ऑलवेज दिया हो या नेवर दिया हो, ठीक, और नन ऑफ दी अबव दिया हो, वो वाला आंसर कभी नहीं होता, लगभग केसेस में। मैं कह रही हूँ हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, लगभग केसेस में। तो वो उस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाओगे, ठीक। और अगर जैसे फिजिक्स का है कोई क्वेश्चन, मान लो आपको क्वेश्चन में यूनिट मीटर दी है और आंसर में सेंटीमीटर दी है, तो यूनिट देखो क्या दोनों में यूनिट सेम है। अगर यूनिट अलग अलग दी है तो वहां पे भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप एक ऑप्शन फिजिक्स का भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग केस स्टडी के लिए। केस स्टडी से अक्सर बच्चे डरते हैं, ठीक, लेकिन सच क्या है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन में जो पैसेज है ना उसको ध्यान से पढ़ो, पैसेज में ही आंसर हमेशा छुपा होता है। तो देखो, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ केस स्टडी में अंडरलाइन करो कीवर्ड्स, पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ लो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहले क्वेश्चन देख लेंगे। केस स्टडी में पहले पैसेज को पढ़ो, उसमें जो जो कीवर्ड्स आ रहे हो उनको अंडरलाइन करो, वहीं से आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। और कॉपी लैंग्वेज फ्रॉम पैराग्राफ, जो पैराग्राफ दिया हुआ है जैसे आंसर लिखते टाइम, तो उसी जो पैराग्राफ है उसी से कॉपी करना है आपको, ठीक। जैसे कि कहीं पे दिया हुआ कि कुछ जैसे मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जांपल दिया, तो वहां दिया होगा कि ऑक्सीजन लॉस हो रहा है जिससे ऑक्सीडेशन, तो वो वहीं से आप कॉपी करके उसको कंटिन्यू करो, फिर आंसर में लिखो। इस तरीके से आपको केस स्टडी में
4-5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है श्योर शॉर्ट टॉपिक। अब यहाँ पर ये देखो, ये डिफरेंट चैप्टर के लिए डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, जो मैं अभी आगे के पार्ट में भी आपके लिए लिख दूंगी, जिनको आप एज इट इज नोट डाउन कर लेना कि श्योर शॉर्ट टॉपिक कौन कौन से जो आपको पढ़ने ही पढ़ने। इसलिए ये मैंने सेगमेंट ऐड किया कि श्योर शॉर्ट टॉपिक आप देख लो, जहां से क्वेश्चन बनेगा। देखो अब क्योंकि टाइम बहुत कम बचा और स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपको 40+ मार्क्स आ ही जाए, है ना। तो इसलिए कुछ श्योर शॉर्ट टॉपिक्स में बताऊंगी जिनको आप ऐड कर लो, उससे आपको 110% आपके आएंगे क्वेश्चन, बनेंगे और आप आराम से इजीली कर ले जाओगे, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशंस में क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ये सारी चीजें। जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट में आप जाओगे तो वहां पे आपको कोरोजन और एसिडिटी के बारे में पढ़ना है, और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स हैं वहां पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये सारा चीजें, वो भी सारा आपको पता होना चाहिए, उनकी रिएक्शंस पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे मैंने जैसे अभी अभी एक वीडियो डाला जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपको एक जगह दिया हुआ कि आयरन की रिएक्शन कॉपर से और कॉपर की रिएक्शन आयरन से, तो एक जगह रिएक्शन होगी एक जगह नहीं होगी, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है आयरन से, तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, एग्जामिनर हमेशा देखना चाहता है कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन में, ठीक। क्वेश्चन नॉर्मल होगा, कई लोग उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा भी देंगे, बट तभी रिएक्शन होगी जब वो हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, लो रिएक्टिव वाला नहीं, ठीक। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कार्बन एंड कंपाउंड में आपको कंपाउंड फॉर्मेशन आना चाहिए, फॉर्मूला IUPAC आनी चाहिए। जैसे 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो उसमें कौन कौन सा जैसे OH के लिए हम क्या एंडिंग पे लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। एल्डिहाइड CHO के लिए क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं, ठीक। इस तरीके से, ठीक। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। जैसे अगर हम फिजिक्स में आए तो हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ओम्स लॉ बहुत जरूरी है, VI डायग्राम बहुत जरूरी है ना। और वहां से पावर वाला जो है P=I²R या V²/R, इस इन दो फॉर्मूले से क्वेश्चन जरूर बनता है। हम मैग्नेटिज्म में आए तो वहां पे कुछ जो डेफिनेशंस हैं, थ्योरीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये कुछ अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई में डायग्राम्स बहुत जरूरी है, और बायो में नेफ्रॉन वगैरह का, ब्रेन का जो डायग्राम है, बायो में अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो सारे डायग्राम्स अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से रट लो एकदम, कहाँ क्या है, ठीक। तो वो आप बना दोगे, ठीक। तो ये वाला चीज हो गई, ठीक है। इसके बाद है प्रेजेंटेशन हैक्स। प्रेजेंटेशन देखो, एग्जामिनर को आपको ये भी देखना है कि 3 घंटे के ही टाइम में आप अपना जो काम है उसको प्रेजेंट भी अच्छे से करो। दैट मीन्स की हेडिंग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग, क्वेश्चन के आंसर में आप सारी हेडिंग्स जरूर लिखो, तो उससे पता चलेगा कि आपने सारे पार्ट को इंक्लूड किया है अपने आंसर में, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको सब कुछ अच्छे से पता है। अगला है अंडरलाइन कीवर्ड्स, नीट डायग्राम और स्टेप वाइज आंसर। नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए, स्टेप वाइज आंसर होना चाहिए। अगर आप ये पूरा सारे चीज को फॉलो करते हो और अच्छे से कर लेते हो, और अभी जो मैं शॉर्ट टॉपिक्स आपको बताऊंगी उनको इंक्लूड करके अगर आप करते हो, तो आपको आराम से 40+ नहीं 50+ मार्क्स मिलेंगे, आई एश्योर हूँ। आराम से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलो इसको इतना नोट कर लो, नोट करना हो नोट कर लो, नहीं स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम अब देखते हैं कौन से टॉपिक हैं हर चैप्टर से जो श्योरली पूछे ही जाते हैं हर साल, और वहां से क्वेश्चन आता ही है हर साल, ठीक है। इसको नोट करो।